नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित 48 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 47 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। यह मत है, तो इसका सही जवाब है यह मत भाषाविद फैलन का है। अगला प्रश्न है, देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ, जा और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। यह मत है, तो इसका सही जवाब है यह मत मोनियर विलियम्स का है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। फिर से सुनिएगा, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। यह मत है, तो इसका सही जवाब है यह मत आचार्य विनोबा भावे का है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, तो इसका सही जवाब है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा की लिपि है, तो इसका सही जवाब है देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए किस शब्द को प्रयुक्त किया? ग्रीक वासियों ने भारत के लिए किस शब्द को प्रयुक्त किया? तो इसका सही जवाब है इंडिया। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयुक्त किया या इंडिया शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो इसका सही जवाब है सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन है, तो इसका सही जवाब है यह कथन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। अगला प्रश्न है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा। अवहट्ट में शिक्षा के लिए शिक्षा शब्द का रूप मिलता है शिक्षा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, तो इसका सही जवाब है अवहट्ट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है, तो इसका सही जवाब है कौरवी। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, तो इसका सही जवाब है अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से माना जाता है। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो इसका सही जवाब यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? तो इसका सही जवाब है यह संविधान के 343 में उद्धृत है। यह संविधान के अनुच्छेद 343 में उद्धृत है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है, तो इसका सही जवाब है 45। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का एक और नाम है, तो इसका सही जवाब है कौरवी। खड़ी बोली का एक और नाम कौरवी है, जिसे कि राहुल सांकृत्यायन ने
नाम दिया है? खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है, तो इसका सही जवाब है अयोध्या या अवध। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है और ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है। अगला प्रश्न है, लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विभाषा का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, इसका सही जवाब है बोली। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू किया, तो इसका सही जवाब है वैदिक अर्थ में। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक अर्थ में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र है, तो इसका सही जवाब है भोजपुर। भोजपुरी का मुख्य केंद्र भोजपुर है। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र अयोध्या या अवध है और ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है। अगला प्रश्न है, भारत की ज़्यादातर लिपियां निकली हैं, तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि से। भारत की ज़्यादातर लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। अगला प्रश्न है, वह लिपि जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। वह लिपि जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है, तो इसका सही जवाब है देवनागरी। अगला प्रश्न है, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है, तो इसका सही आंसर है लिपि। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द मूलतः है, तो इसका सही जवाब है फारसी भाषा का। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। अगला प्रश्न है, किसकी भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। किसकी भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है, तो इसका सही जवाब है लिपि की। अगला प्रश्न है, उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में आती हैं। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में आती हैं, तो इसका सही जवाब है 17 बोलियां। इसके अलावा कहीं कहीं पर 18 बोलियां भी मिलती हैं। 18 बोलियां। तो ऑप्शन में जो भी पूछा जाए, 17 पूछा जाएगा तो 17, और अगर 18 पूछा जाएगा तो 18 पे आंसर टिक करिएगा। इसके अलावा उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो कुल 5 उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की आदि जननी है, तो इसका सही जवाब है संस्कृत को हिंदी भाषा की आदि जननी माना जाता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है, तो इसका सही आंसर है बाईं से दाईं ओर। बाईं से दाईं ओर देवनागरी लिपि लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है, तो इसका सही जवाब है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, या 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि को जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है नंदी नागरी लिपि के नाम से नागरी लिपि को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा, तो इसका सही आंसर है भोजपुर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो इसका सही जवाब है पश्चिमी पहाड़ी। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, वह भाषा जिसको आरंभ में पिंगल नाम दिया गया, तो इसका सही जवाब है ब्रज। अगला प्रश्न है, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कराता है, तो इसका सही जवाब है भाषा विज्ञान भाषा का विशिष्ट ज्ञान कराता है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री ग्रहण करता है, तो इसका सही जवाब है प्रचलित भाषा और साहित्य। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को बांटा गया
बांटा जा सकता है। फिर से सुनिएगा, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को बांटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है 3 श्रेणियों में। और वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी थीं? तो क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। इन 3 श्रेणियों में देश के राज्यों को बांटा गया था, जिसमें क वर्ग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली आते हैं। ख वर्ग के अंतर्गत पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार ये राज्य आते हैं। और ग वर्ग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र आते हैं। वर्ग होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम था। तो इसका सही जवाब है गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है, 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में लिखा गया। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में लिखा गया। तो इसका सही जवाब है हिंदी राजभाषा है। यह हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अंकित है। तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है देवनागरी सुधार समिति द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया। तो इसका सही जवाब है देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है। तो इसका सही जवाब है मेवाती। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की मुख्य बोली है मेवाती। अगला प्रश्न है, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब है रतलाम, देवास और उज्जैन। अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किसके सर्वाधिक निकट है? हिंदी का मानक रूप किसके सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि है। तो इसका सही जवाब है देवनागरी। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो इसका सही जवाब है बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं। तो इसका सही जवाब है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। तो इसका सही जवाब है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है। तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को सर्वाधिक प्राचीन लिपि माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। तो इसका सही जवाब है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को।
अगला प्रश्न है गढ़वाली की उपबोली है, तो इसका सही जवाब है सलानी। अगला प्रश्न है बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका सही जवाब है सौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है कन्नौजी बोली का क्षेत्र है, तो इसका सही जवाब है हरदोई कन्नौजी बोली का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है वह भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सही जवाब है मराठी और नेपाली। ये दोनों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है, तो इसका सही जवाब है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है संथाली भाषा। संथाली भाषा आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है और संथाली भाषा सर्वाधिक झारखंड में बोली जाती है। अगला प्रश्न है और यह एक आदिवासी भाषा है। अगला प्रश्न है वह बोली जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनिएगा, वह बोली जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है अवधि में। अगला प्रश्न है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा है, तो इसका सही जवाब है गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी यह सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। इसके अलावा अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है और मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है। अगला प्रश्न है भाषा का विकास हुआ है, तो इसका सही जवाब है सौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास हुआ है, तो इसका सही जवाब है सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न है पंजाबी भाषा की लिपि है, तो इसका सही जवाब है गुरमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। अगला प्रश्न है किस शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ, तो इसका सही जवाब है दक्षिणी से। दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी यह शब्द हैं, तो इसका सही जवाब है यह शब्द सी राजगोपालाचारी के हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, तो इसका सही जवाब है 22 भाषाएं। वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं और 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। अगला प्रश्न है यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है, तो इसका सही जवाब है देवनागरी। देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है और रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। अगला प्रश्न है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है, तो इसका सही जवाब है लिपि। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, तो इसका सही जवाब है हिंदी। अगला प्रश्न है भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत है, तो इसका सही जवाब है 73%। अगला प्रश्न है
भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप है। इसका सही जवाब है सांकेतिक भाषा का। अगला प्रश्न है, लिपि कहते हैं, तो इसका सही जवाब है लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। यानी किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो इसका सही जवाब है 344 के अंतर्गत किया गया। अगला प्रश्न है, वह विद्वान जिसने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया। फिर से सुनिएगा, वह विद्वान जिसने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया। तो इसका सही जवाब है हॉर्नले। अगला प्रश्न है, वह भाषा जिसको प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है। तो इसका सही जवाब है हरदेव बाहरी ने। हरदेव बाहरी ने बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? इसका सही जवाब है बंगला भाषा का। अगला प्रश्न है, वह अनुच्छेद यानी उपबंध जिसमें यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्षों तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। फिर से सुनिएगा, वह अनुच्छेद या उपबंध जिसमें यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्षों तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 43(2) में कहा गया है। अगला प्रश्न है, वह लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। वह लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इसका सही जवाब है फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।